हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आप पीछे का नज़ारा देखिए, बहुत ही शानदार है और यहीं से हम गुप्त काल को पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्तकालीन कला एवं साहित्य। दोस्तों, गुप्त काल जो है वो कला एवं साहित्य की दृष्टि से इसको स्वर्ण युग या क्लासिकल युग है वो माना जाता है। पहले हम कला की बात करते हैं। तो कला में हम जब आते हैं तो यह जो काल है उसमें हमें पहली बार जो हिंदू मंदिर है उसमें मंदिरों पर शिखर है वो देखने को प्रथम बार है वो मिलता है। इसका जो सबसे अच्छा और पहला जो उदाहरण है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दोस्तों, देवगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और झांसी के पास में यह जो जगह है ललितपुर के पास में स्थित है। यह जो दशावतार मंदिर है यह वर्गाकार ढांचा है या मंदिर है और इस पर शेषशाही विष्णु अर्थात जो शेषनाग है उस पर सोते हुए विष्णु की प्रतिमा बड़ी ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है और इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों का अंकन है वो किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे जो मंदिर हैं वो हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है, जैसे कि भीतरगांव का मंदिर है जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास में स्थित है। जैसे भीतरी गांव का मंदिर है जो कि गाजीपुर में स्थित है। नागौद का मंदिर जो शिव मंदिर है, खो का शिव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, जबलपुर का जो विष्णु मंदिर है, ऐसे बहुत सारे जो मंदिर हैं वो हमें गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। अर्थात मंदिर निर्माण कला की दृष्टि से गुप्त काल है वो एक सकारात्मक काल है, वो हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा हम गुफाओं की बात करें तो बौद्ध गुफा और हिंदू गुफा है वो हमें देखने को मिलती हैं। हिंदू गुफाओं में जो सर्वप्रथम नाम आता है वो है उदयगिरी का। उदयगिरी जो है वो मध्य प्रदेश के विदिशा से 10 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पर पहाड़ियाँ बसी हुई है। ये जो गुफाएं थी वो एक काल के बाद में लोगों के दिमाग से और उनकी जानकारी से निकल गई। इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 1875 के आसपास कनिंगम महोदय ने गुफाओं की खोज की, उन उदयगिरी की गुफाओं की, तब उनको 10 गुफाएं मिली और बाद में जब ज़्यादा छानबीन हुई तो 20 गुफाएं हैं वो निकल कर आई। इनमें जो वराह की मूर्ति हैं, एक गुफा में 12 फीट ऊंची वराह की मूर्ति है जो कि भारत में जितनी भी वराह मूर्तियां मिली हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में यह शुमार है। इसमें भूमि देवी अर्थात पृथ्वी के मुक्ति की कहानी को दर्शाते हुए मूर्ति का अंकन है। मूर्ति पर लगा हुआ लाल रंग बहुत ही अच्छा है जो आज भी बरकरार है, जो कि उस वक्त उसको लगाया हुआ था। बौद्ध गुफाओं की बात करें तो अजंता, बाघ की गुफाएं और बादामी की गुफाएं हैं, उनका नाम सर्वप्रमुख है। वैसे अजंता की बात करें तो ये जो गुफा है वो एक लंबे कालक्रम में बनाई गई थी, लेकिन गुफा नंबर 16, 17 और 19 है उसको ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं वो माना जाता है। अजंता, बाघ और बादामी की गुफा है वो अपनी चित्रकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उस बात को लगभग 1500 साल हो गए, लेकिन अजंता के चित्र आज भी यूं ही चमक रहे हैं। उनमें कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता था और वो रंग है वो किन पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता था, इन पर जो शोध रिसर्च है वो आज भी जारी है और उसके बारे में जो है निरंतर प्रयोग हो रहे हैं। ये जो गुफाएं हैं वो बौद्धकालीन या बौद्ध गुफाएं भी हैं, उनमें हिंदू जो मूर्तियां हैं वो भी स्थापित हैं। तो कला की दृष्टि से
हम स्थापत्य और चित्रकला की दृष्टि से हम बात करें तो जो गुप्त काल है वो स्वर्ण युग हमें प्रतीत होता है। विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो दिल्ली में लगा हुआ लौह स्तंभ आज भी सर्दी गर्मी और बारिश को झेलते हुए खुले में लगा हुआ है और उस पर हमें जंग का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलता है, जो कि गुप्तकालीन धातु कला की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करता है। दशमलव प्रणाली कहो या शून्य का आविष्कार कहो, ये सब गुप्त काल में देखने को हमें मिलता है। गुप्तकालीन जो गणितज्ञ हैं ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ये सब एक नामों की लंबी श्रृंखला है जो हमें गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। अब गुप्तकालीन साहित्य की बात करें तो गुप्त काल वो काल है जिसमें साहित्यिक दृष्टि से हमें बहुत समृद्धि है वो देखने को मिलती है। इसी काल में पुराणों की रचना और अंतिम रूप से संकलन हमें देखने को मिलता है। रामायण और महाभारत, उनका भी अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति आदि जो स्मृतियां हैं उनका जो निर्माण है वो भी हमें गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। आर्यभट्ट की चाय सूर्य सिद्धांत हो या आर्यभट्टियम ग्रंथ हो, ब्रह्मगुप्त का चाहे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत हो या वराहमिहिर की चाहे वृहत संहिता पुस्तक हो या कालिदास की मेघदूत, कुमार संभव आदि बहुत सारी जो पुस्तकें हैं, मालविकाग्निमित्रम वगैरह जितनी भी सारी पुस्तकें हैं उनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। भास की स्वप्न वासव दत्ता हो या कवि माघ का जो है शिशुपाल वध हो या वत्स भट्टी का रावण वध हो, बहुत सारी जो पुस्तक हैं उनकी रचना है वो गुप्त काल में हुई थी। और गुप्त काल में बौद्ध जो विद्वान हैं वसुबंध वगैरह जो भी हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात साहित्य की दृष्टि से हमें जो गुप्त काल है वो एक लंबा साहित्य है वो उपलब्ध करवाते हैं। जो आयुर्वेद की दृष्टि से भी हम देखें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है, वो उनके दरबार में ही रहते थे। वाग्भट आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने हस्त्यायुर्वेद की पुस्तक की रचना की है आयुर्वेद पर, वो भी गुप्त युगीन चिकित्सक रहे हैं। इनके अलावा अमर सिंह भी बड़े विद्वान थे जिन्होंने भी अपनी पुस्तक है वो लिखे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गुप्त युग में हमें साहित्य और कला की दृष्टि से बहुत कुछ देखने को मिलता है। यह जो काल है इसी समृद्धि के कारण भारत के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।